हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और आपके लिए स्टडी IQ IAS की ओर से यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर्स की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की श्रृंखला में इंडियन पॉलिटी के सेगमेंट को लेकर आया हूं। इसके पूर्व इसी श्रृंखला में आपने 12 वीडियो देखे हुए हैं और उसमें हम लोग विधायिका तक पहुंच गए थे और अब हम विधायिका के आगे आए हुए प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से उस एक को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार का मतलब कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसको हम वेस्टमिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं। ठीक है। ऐसी सरकार के विरुद्ध आलोचना को कम से कम करने की व्यवस्था, जिसके उत्तरदायित्व जटिल हैं तथा उन्हें सभी के संतोष के लिए निष्पादित करना कठिन है। ठीक है। तो एक ऐसी सरकार है मंत्रिमंडल प्रकार की सरकार, ये पॉइंट ये कहना चाह रहा है कि जो कम से कम आलोचना के लिए हो और साथ ही साथ उसके उत्तरदायित्वों की जटिलता को देखते हुए हम सभी के संतोष के लिए उससे काम करवा पाना कठिन महसूस करते हों। दूसरा कह रहा है कि ऐसी सरकार के कामकाज में तेजी लाने की क्रियाविधि जिसके उत्तरदायित्व दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। आप देखते हैं मॉडर्न फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सरकार की जिम्मेदारियां और उसके नई नई भूमिकाएं आती जा रही हैं और प्रश्न ये कहना चाह रहा है कि क्या मंत्रिमंडल स्वरूप कामकाज में तेजी लाने की क्रियाविधि है। और तीसरा पॉइंट, सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि, ये एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मेथड है जिसके थ्रू हम सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करते हैं। और चौथा पॉइंट ये कह रहा है कि उस शासनाध्यक्ष के हाथों को मजबूत करने का एक साधन जिसका जनता पर नियंत्रण ह्रासोन्मुख दशा में है। मतलब ऐसा जो एडमिनिस्ट्रेटर है, जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, जो सरकार का प्रमुख है, जो कमजोर हो गया है, उसको जो मजबूत करने के लिए हम संसदीय प्रकार की सरकार बनाते हैं। तो ये 4 ऑप्शंस हैं। इन चारों ऑप्शंस को देखने के बाद सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि ये मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार क्या होती है। तो देखिए, बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास 2 बड़े मॉडल हैं। एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसको अध्यक्षीय प्रणाली कहते हैं और दूसरी कैबिनेट प्रणाली है, मंत्रिमंडल प्रणाली है, जिसको हम वेस्टमिनिस्टर मॉडल भी कहते हैं। तो वेस्टमिनिस्टर मॉडल बेसिकली इसलिए ही अपनाया गया कि ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी सामूहिक उत्तरदायित्व का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब ये कि ये संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, स्पेशली लोअर हाउस के प्रति। इसका बहुमत लोकसभा की तरफ होना चाहिए। तो और क्यों होना चाहिए? क्योंकि लोकसभा जो लोकसभा है आपकी, वो पॉपुलर हाउस है, वो जनप्रतिनिधियों की हाउस है और उस पर सरकार को उत्तरदायी होना पड़ेगा, मंत्रिमंडल को उत्तरदायी होना पड़ेगा। और जब हम उत्तरदायी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पर हम यह कहना चाहते हैं कि वहाँ पर सरकार का बहुमत होना आवश्यक है। तो अगर हम देखें इन चारों पॉइंट्स को तो हम पाएंगे कि जो C पॉइंट है ये सबसे बेहतर तरीके से इस मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के सिद्धांत को व्यक्त कर रहा है। क्योंकि मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार ना तो कमजोर शासनाध्यक्ष को बचाने के लिए है, ना ही सरकार में काम उत्तरदायित्व बढ़ने के कारण काम में तेजी लाने के लिए है। ठीक है। और ना ही ये आलोचना को कम से कम करने की व्यवस्था है। तो मूलतः यह जो प्रणाली है, जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार है, ये सामूहिक उत्तरदायित्व कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंश्योर करती है और इसी वजह से इसका उत्तर C सबसे बेहतर है। ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि कार्यपालिका और विधानमंडल दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। यह नीति की निरंतरता प्रदान करता है और यह अधिक दक्ष है। कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। सरकार के अध्यक्ष को निर्वाचन के बिना नहीं बदला जा सकता। ठीक है। तो इन 4 पॉइंट्स को देखने के साथ साथ अभी आप संसदीय स्वरूप की सरकार, जिसको आप पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं, उसके बारे में समझिएगा। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से अलग है। ठीक है।
जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, आप मॉडल के तौर पर इसको समझिएगा ब्रिटेन और अमेरिका का मॉडल। तो जो ब्रिटिश मॉडल है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और जो अमेरिकन मॉडल है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, अध्यक्षीय प्रकार की सरकार है। तो जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वहां पर क्या होता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो कार्यपालिका होती है वह वास्तव में विधायिका में ही होती है, वो विधायिका के साथ होती है, क्योंकि जो भी मंत्री और प्रधानमंत्री हैं वो सांसद भी हैं और वे संसद में बैठेंगे भी, जबकि अध्यक्षीय प्रकार की सरकार में जो अध्यक्ष हैं, जो राष्ट्रपति हैं, उनका विधायिका से कोई लेना देना नहीं होता। वे एक अलग इंस्टीट्यूशन की तरह काम करते हैं और विधायिका एक अलग इंस्टीट्यूशन की तरह काम करती है। तो अगर हम संसदीय स्वरूप की सरकार की बात कर रहे हैं तो वहां पर कार्यपालिका विधायिका में बैठेगी, विधायिका में उसके काम होंगे और साथ ही साथ वह विधायिका के प्रति उत्तरदायी भी होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसका बहुमत जब तक रहेगा तभी वो सरकार रहेगी, जैसा मैंने अभी आपको पिछले प्रश्न में बताया। तो अगर मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है और उसका बहुमत सदैव लोकसभा में होना चाहिए। तो इन चार ऑप्शंस को अगर आप देखेंगे तो पहला ऑप्शन जो कह रहा है कि दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, मैंने आपको बताया कि दोनों स्वतंत्र नहीं काम कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हालांकि विधायिका कार्यपालिका को उत्तरदायी बनाए रखती है, लेकिन कार्यपालिका के सभी अंग वास्तव में जो पॉलिटिकल कार्यपालिका है वे सभी अंग विधायिका के अंग होते हैं, यहां तक कि राष्ट्रपति भी विधायिका का अंग होता है। ठीक है, तो इस वजह से पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है। दूसरा, नीति की निरंतरता प्रदान करता है और यह अधिक दक्ष है। तीसरा, कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है, ये वो पॉइंट है जिस पर हम अभी तक चर्चा कर रहे थे। और कार्यपालिका को उत्तरदायी होना पड़ता है लोकसभा के प्रति या संसद के प्रति आप कह सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से लोकसभा के प्रति। तो इसका उत्तर सी सबसे बेहतर है और आप सी उत्तर पर जा सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत की संसद किसके या किनके द्वारा मंत्रिपरिषद के कृत्यों के ऊपर नियंत्रण रखती है? ठीक है, स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल, अनुपूरक प्रश्न। वास्तव में प्रश्न आपसे यह जानना चाहता है कि हमारे यहां कार्यपालिका पर संसदीय नियंत्रण के क्या तरीके हैं। ठीक है, तो कार्यपालिका पर संसदीय नियंत्रण वास्तव में अगर हम देखें तो तीन महत्वपूर्ण तरीकों से कार्यपालिका पर विधायिका नियंत्रण करती है, या हम यूं कह सकते हैं कि संसद कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है। ठीक है, तो संसद वास्तव में तीन मुख्य तरीकों से नियंत्रण स्थापित करती है कार्यपालिका पर। ठीक है, पहला है प्रश्नों के द्वारा, दूसरा है प्रस्तावों के द्वारा, प्रश्न के द्वारा, प्रस्ताव के द्वारा और समितियों के द्वारा। इन तीन तरीकों से संसद कार्यपालिका पर नियंत्रण रखेगी। तो अगर हम देखें तो प्रश्न, यहां पर प्रश्न को लेकर दो ऑप्शन दिए गए हैं, प्रश्नकाल और अनुपूरक प्रश्न। ठीक है, तो प्रश्नों को अगर हम ध्यान से देखें कि संसद में प्रश्न किस प्रकार से होते हैं, तो संसद की कार्यवाही का जो पहला घंटा होता है, जो फर्स्ट आवर ऑफ पार्लियामेंट्री सिटिंग होता है, वो हमेशा क्वेश्चन आवर होता है या प्रश्नकाल होता है। ठीक है, और ये क्वेश्चंस इसलिए पूछे जाते हैं कि कार्यपालिका वास्तव में उत्तरदायी बनी रहे। कार्यपालिका ने जो भी कार्य किए हैं वे संसद के समक्ष और जनता के समक्ष आए। उनकी गलतियों को, उनकी कमियों को विपक्ष उजागर करता है प्रश्नों के माध्यम से। तो प्रश्नकाल जो पहला घंटा है वो निश्चित तौर पर सरकार को उत्तरदायी बनाकर रखता है। दूसरी चीज, इन्हीं प्रश्नकाल में जो क्वेश्चन आवर है, जो प्रश्नकाल है, इसी प्रश्नकाल में एक प्रश्न पूछने का तरीका होता है जिसको हम कहते हैं स्टार्ड क्वेश्चन या तारांकित प्रश्न। ठीक है, जो तारांकित प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों का उत्तर मौखिक दिया जाता है। ठीक है, तो इसी प्रश्नकाल में तारांकित प्रश्न होंगे, तारांकित प्रश्न होंगे और इन तारांकित प्रश्नों का उत्तर मौखिक दिया जाएगा। और जब भी किसी प्रश्न का उत्तर मौखिक दिया जा रहा है तो उन प्रश्नों के साथ अनुपूरक प्रश्न या सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछे जाने की सुविधा रहती है।
देखिए, प्रश्न दो प्रकार के होंगे, तारांकित और गैर तारांकित। अगर गैर तारांकित प्रश्न है, तारांकित प्रश्न का मतलब प्रश्न के बाद स्टार का मार्क लगा रहेगा, ठीक है। तो अगर गैर तारांकित प्रश्न है तब उसका उत्तर लिखित दिया जाएगा और उस पर कोई भी दोबारा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। लेकिन अगर मौखिक प्रश्न दिया जा रहा है संदर्भित मंत्री के द्वारा तो अनुपूरक प्रश्न पूछने की छूट होती है और सदस्य जिसने प्रश्न पूछा है अपने प्रश्न के सपोर्ट में अन्य प्रश्न पूछ सकता है। तो अनुपूरक प्रश्न भी इसी प्रश्न का हिस्सा है। इसके साथ साथ विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव लाए जा सकते हैं सरकार के विरुद्ध विपक्ष के द्वारा, ठीक है। तो सरकार के विरुद्ध विभिन्न प्रकार के जो विपक्ष के द्वारा प्रस्ताव लाए जाते हैं उन्हीं में एक प्रस्ताव होता है स्थगन प्रस्ताव का। और स्थगन प्रस्ताव सबसे महत्वपूर्ण रूप से क्या करता है, ये सदन की कार्यवाही को रोककर सर्वप्रथम जिस मुद्दे पर यह प्रस्ताव लाया गया है उस पर विस्तृत चर्चा करने की मांग करता है। ये एक बहुत बड़ा टूल है, ये एक बहुत बड़ा तरीका है जिसके माध्यम से विपक्ष सरकार पर अपना कंट्रोल स्थापित करता है, सरकार को जवाबदेह बनाता है। स्थगन प्रस्ताव वास्तव में किसी बहुत बड़े जनहित के मुद्दे पर तुरंत चर्चा की मांग करने के लिए लाया जाता है। तो स्थगन प्रस्ताव भी संसद का एक तरीका है जिसके माध्यम से संसद मंत्रिपरिषद के कृत्यों पर नियंत्रण रखती है, ठीक है। तो अगर हम इस प्रश्न को देखें तो इस प्रश्न में सही उत्तर 1, 2, 3 तीनों हैं, तो आप डी लगा दीजिए, ठीक है। तो इसमें आप डी लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न है, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के निम्नलिखित में से कौन से परिणामों का होना आवश्यक नहीं है? कौन से परिणामों का होना आवश्यक नहीं है, ठीक है। अगर आपने किसी राज्य में, अगर राष्ट्रपति महोदय ने किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर दी है और राष्ट्रपति शासन की घोषणा होने के बाद क्या क्या इनमें से ऐसा है जो नहीं होगा, जरूरी नहीं है कि ये हो, उसकी बात आपसे की जा रही है, ठीक है। आपको इन विकल्पों में चुनना है। तो देखिए, ये जो राष्ट्रपति शासन की घोषणा होती है राज्यों में, वो करने का तरीका ये है कि राष्ट्रपति को राज्यपाल की रिपोर्ट के द्वारा अथवा अन्य किसी भी तरीके से यदि यह विश्वास हो जाए कि राज्य की कानून व्यवस्था, राज्य की व्यवस्था संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत नहीं चल रही है, राज्य को संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत नहीं चलाया जा सकता है, तो वे राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर देंगे, ठीक है। अब अगर जब उन्होंने राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर दी है तो क्या होगा? सबसे पहली चीज है, पहला ऑप्शन इन्होंने कहा विधानसभा का विघटन होगा, दूसरा राज्य के मंत्रिपरिषद को हटाया जाएगा, तीसरा स्थानीय निकायों का विघटन होगा, ठीक है। तो अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, पहली चीज ये है कि क्या राज्य की विधानसभा का विघटन होना आवश्यक है राष्ट्रपति शासन लगने के साथ साथ या नहीं? तो देखिए, इसके लिए एक महत्वपूर्ण केस है एसआर बोम्मई केस। एसआर बोम्मई केस, एसआर बोम्मई केस से पहले तो राष्ट्रपति शासन की घोषणा होने के साथ साथ ही विधानसभा और मंत्रिपरिषद दोनों को भंग कर दिया जाता था। लेकिन एसआर बोम्मई केस के डिसीजन आने के बाद यह निर्धारित किया गया कोर्ट के द्वारा कि आप उद्घोषणा के साथ साथ मंत्रिमंडल और विधानसभा दोनों को भंग नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन जब दोनों सदनों से पास हो जाएगा तब सरकार के ऊपर है कि वो मंत्रिमंडल को वो तुरंत बर्खास्त कर दे और उसके साथ साथ राष्ट्रपति शासन लगा दे। और राष्ट्रपति शासन लगाने के साथ साथ यह आवश्यक नहीं है कि वो विधानसभा को भंग करे, वो विधानसभा को सस्पेंडेड भी रख सकती है, निलंबित भी रख सकती है। तो यहाँ पर जो वास्तविक स्थिति है, इसका विघटन होना आवश्यक नहीं है, यह निलंबित अवस्था में भी रखी जा सकती है। निलंबित अवस्था में रखने का उद्देश्य यह होता है कि मान लीजिए कि परिस्थितियां ठीक हो जाएं तो हम दोबारा से सरकार का गठन बिना चुनाव करवाए करवा सकें। तो लंबे समय तक इसको निलंबित भी रखा जा सकता है। इसका क्लासिकल एग्जाम्पल दिल्ली की विधानसभा है। जब केजरीवाल जी और कांग्रेस के साथ सरकार बनी थी उस समय
कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया था और लंबे समय तक वहाँ विधानसभा निलंबित रही थी। हालांकि वो यूनियन टेरिटरी का मामला है, वहाँ पर एक अलग मामला चलता है, राज्यों में एक अलग मामला चलता है। दूसरा, राज्य के मंत्रिपरिषद को हटाया जाना, यह कार्य अवश्य करती है सरकार और यह कार्य किया जाना होता है। मंत्रिपरिषद को राष्ट्रपति शासन लागू होते ही हटा दिया जाता है। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद का हटाया जाना होता है। तीसरा, स्थानीय निकायों का विघटन। देखिए, स्थानीय निकायों का विघटन जो है वो महत्वपूर्ण घटना नहीं है। स्थानीय निकायों पर कोई फर्क नहीं पड़ता है राष्ट्रपति शासन लगने से या हटने से, वे अपना कार्य यथावत करते रह सकते हैं। तो तीसरा सही है, स्थानीय निकायों का विघटन नहीं होगा। ठीक है, और राज्य की विधानसभा का विघटन नहीं होगा। ठीक है, तो कौन कौन से आवश्यक नहीं है? ये दो चीजें होनी आवश्यक नहीं है। तो आप 1 और 3 जिस ऑप्शन में हो उस ऑप्शन को करेक्ट ऑप्शन मान सकते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र, यानी कि जो लोग लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं उन लोगों को अपना जो नॉमिनेशन फाइल करना है उनके बारे में यह प्रश्न है। ठीक है, भारत में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है। पहला, क्या लोकसभा का चुनाव कोई भी व्यक्ति लड़ सकता है? बताइए, आपको यह चीज समझ में आ रही होगी, यहां पर व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, नागरिक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, यह ध्यान देने वाली बात है। दूसरा, जिस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन लड़ा जाना है वहां के किसी निवासी द्वारा दाखिल किया जा सकता है। तीसरा, भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में दाखिल किया जा सकता है। मतलब देश की किसी भी जगह पर वो वोटर लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए, वो दाखिल कर सकता है, या भारत के किसी नागरिक द्वारा दाखिल किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, जो जनप्रतिनिधि अधिनियम है, वो कहता है कि भारत में कोई भी व्यक्ति जो लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहता है उसकी कई सारी योग्यताओं के साथ साथ अगर हम निवास की योग्यता पर ध्यान देते हैं तो निवास की योग्यता यह है कि वह भारत में किसी भी जगह पर रजिस्टर्ड वोटर होना चाहिए, पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। उसके बाद वो देश में कहीं पर भी चुनाव, किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ सकता है। इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है कि आपको सेम राज्य में ही चुनाव लड़ना है या जहां आप रजिस्टर्ड हैं उसी जगह पर चुनाव लड़ना है। आप पूरे देश में कोई भी विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन आपको किसी निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची में अपना नाम पंजीकृत करवाना होगा और यह किसी नागरिक के लिए ही है। तो सी ऑप्शन सही है। अगर हम केवल व्यक्ति वाला मानेंगे तो गलत हो जाएगा। जहां से लड़ना है वहां का निवासी दाखिल करेगा ऐसा जरूरी नहीं है, और किसी भी नागरिक द्वारा नहीं दाखिल किया जाएगा, उसका पंजीकृत मतदाता होना आवश्यक है। ठीक है, तो इस प्रकार जनप्रतिनिधि अधिनियम के अंतर्गत सबसे बेहतर लाइन आपकी सी है, तो सी ऑप्शन आपके लिए करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 2017 का आया हुआ प्रश्न है। लोकसभा अथवा राज्य की विधानसभा के निर्वाचन में जीतने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किए जाने के लिए किए गए मतदान का कम से कम 50% पाना अनिवार्य है। दूसरा पॉइंट, भारत के संविधान में अधिकथित उपबंधों के अनुसार लोकसभा में अध्यक्ष का पद बहुमत वाले दल को जाता है और उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को जाता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि कोई भी उम्मीदवार जो लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है, अगर वो लोकसभा का चुनाव जीतता है तो उसे कम से कम 50% मत प्राप्त होने चाहिए। मतलब अगर वो 50% से मतदान का कम वोट प्राप्त करेगा तो वो विजेता नहीं होगा। यह कथन पूर्णतः गलत है, क्योंकि भारत में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है। ठीक है, एफपीटीपी है। एफपीटीपी के अंतर्गत आम चुनाव सारे होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सारे चुनाव नहीं होते हैं इसी प्रणाली के अंतर्गत।
कुछ चुनाव प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के अंतर्गत होते हैं, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अंतर्गत होते हैं, लेकिन जो आम चुनाव है जहां जनता की भागीदारी सीधी होती है वहां पर फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है। ठीक है, और फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम यानी कि एफपीटीपी जो है वो ये कहता है कि कोई भी कैंडिडेट अगर पिछले कैंडिडेट से या बाकी कैंडिडेट से एक वोट भी ज्यादा पा जाएगा तो वो विजेता होगा। ठीक है, यहां पर 50% से ज्यादा या 40% से ज्यादा ऐसी कोई शर्त नहीं है। आपको केवल बाकी कैंडिडेट से एक वोट भी ज्यादा अगर आपको मिला तो आप विजेता हो जाएंगे। तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, तो 50% की अनिवार्यता हमारे यहां ना तो विधानसभा में है और ना ही लोकसभा में है। जहां पर भी पब्लिक वोटिंग कर रही है वहां पर एफपीटीपी ही लागू होता है। ठीक है, बाकी जैसे राष्ट्रपति का चुनाव है, उपराष्ट्रपति का चुनाव है, इन सब में क्या होता है, इन सब में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है राज्यसभा के चुनावों में। ठीक है, लेकिन यहां पर जो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हैं वहां पर केवल आपको एक वोट भी ज्यादा मिला तो आप जीत जाएंगे। और आम चुनावों का अगर आप स्टडी करेंगे और देखेंगे तो आप पाएंगे कि आम चुनाव में 50% मतदान होता ही कहां है। ठीक है, मतदान का प्रतिशत भी बहुत कम है और जो मतदान है उसमें कई पार्टीज होती हैं, तो वहां पर 50% से ज्यादा वोट पाना लगभग संभव नहीं होता है। दूसरा जो पॉइंट है वो ये कह रहा है कि संविधान के अधिकथित उपबंधों के अनुसार, यानी कि ये बात संविधान में लिखी गई है कि लोकसभा में अध्यक्ष का पद बहुमत वाले दल को और उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को दिया जाता है। ठीक है, ऐसा ये कह रहे हैं कि संविधान में लिखा गया है। तो देखिए भारतीय संविधान में आर्टिकल 93 है। ठीक है, आर्टिकल 93 ये कहता है, अनुच्छेद 93 ये कहता है कि चुनावों के बाद यथाशीघ्र आपको अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद भर लेना चाहिए, चुनाव करवा लेना चाहिए। ठीक है, तो पहली चीज तो यह है कि लोकसभा अध्यक्ष सदैव बहुमत दल वाले नेता को ही मिलेगा, ऐसा लिखा नहीं हुआ है। लेकिन जिस पार्टी का बहुमत है उसी पार्टी का व्यक्ति ही तो लोकसभा का अध्यक्ष बनेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा वोट उसके पास है। तो ये अनसेड रूल है कि आप अगर बहुमत प्राप्त दल के हैं तो आपके दल का ही व्यक्ति लोकसभा का अध्यक्ष बनेगा। दूसरी बात जो कही जा रही है कि उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को जाता है। देखिए उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को जाता है ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है, ना ही संसदीय नियमों में ऐसा वर्णित है। उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को देने की एक परंपरा शुरू की गई थी 11वीं लोकसभा से। हालांकि हमेशा इसका प्रयोग उसके बाद भी नहीं किया गया है। पिछली सरकार में विपक्ष के उपाध्यक्ष का पद और उसके पहले की सरकार में उपाध्यक्ष का पद हमेशा विपक्ष को नहीं दिया जाता है। ठीक है, लेकिन यह एक परंपरा है और यह स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा का हिस्सा है कि आप उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को दें, तो इससे लोकतंत्र मजबूत होता है। लेकिन ऐसा नियम नहीं है, यह केवल एक परंपरा है। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत है और दूसरा स्टेटमेंट भी आपका गलत है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 61 में आपका डी सही होगा, ना तो 1 और ना ही 2। ठीक है, इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं और आपका अगला प्रश्न जो है वो ये कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके सत्रावसान पर व्यापगत यानी कि लैप्स हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, सत्रावसान पर समाप्त हो जाता है। दूसरा कह रहा है कि राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है लोकसभा के विघटन पर व्यापगत नहीं होगा। ठीक है, देखिए ये विधेयकों के पारित होने की जो प्रक्रिया है उसमें थोड़ा बच्चे कंफ्यूज जरूर होते हैं, लेकिन कुछ चीजों को बहुत ध्यान से समझिएगा, ये प्रश्न आपको आसान लगेगा। पहली चीज, कोई भी विधेयक, जैसे पहला लाइन जो कह रहा है कि कोई भी विधेयक सत्रावसान पर लैप्स हो जाएगा।
ठीक है, तो मान लीजिए आपने कोई विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया, उस पर चर्चा हुई या नहीं हुई और सेशन खत्म हो गया, तो क्या अब अगले सेशन में इस पर चर्चा नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो अगर सत्रावसान हुआ है, सत्रावसान का मतलब लोकसभा समाप्त नहीं हुई है, लोकसभा भंग नहीं हुई है, केवल सेशन एंड हुआ है, अगला सेशन फिर होगा। तो अगर सत्रावसान हुआ है तो वो लैप्स नहीं होगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट कि लोकसभा में कोई विधेयक पेश किया गया, सत्रावसान हो गया तो वो लैप्स हो जाएगा, ये स्टेटमेंट गलत है। जब भी कभी अगला सत्र शुरू होगा तो उस विधेयक पर चर्चा की जा सकती है, मतदान किया जा सकता है, वो लैप्स नहीं होता, इसलिए ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है, लेकिन लोकसभा विघटित हो गई है, यानी लोकसभा भंग हो गई है, अब यह व्यपगत नहीं होगा। ठीक है, तो अब ये स्टेटमेंट कहना यह चाह रहा है कि राज्यसभा में कोई विधेयक लंबित है, ठीक है, जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है, अभी वो राज्यसभा में लंबित ही है, ठीक है, और लोकसभा ने उसको पारित नहीं किया, यानी कि वो राज्यसभा में है। इस बीच में लोकसभा भंग हो जाती है और अगली लोकसभा जब आएगी तब आएगी चुनाव के बाद, तो क्या वो विधेयक समाप्त हो जाएगा? नहीं समाप्त होगा। ठीक है, तो क्या होगा? वो विधेयक वैसे राज्यसभा में ही पड़ा रहेगा। राज्यसभा जब उसको पास करेगी तो जब अगली लोकसभा बनेगी तो वहां पर उस पर चर्चा और मतदान होगा। तो वास्तव में अगर कोई विधेयक लोकसभा में लंबित है और राज्यसभा ने उसको अभी तक पारित ही नहीं किया है, तो लोकसभा के विघटन से उस पर कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, क्योंकि विधेयक अभी तक राज्यसभा में ही लंबित है। ठीक है, तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट सही है और पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। तो इसमें आपका ऑप्शन है 1, 2, 1 और 2, ना 1 और ना 2, तो आप 2 को मार्क करें, इसमें दूसरा स्टेटमेंट ही सही है, पहला स्टेटमेंट जो है वो आपका गलत है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 63 ये कह रहा है कि राष्ट्रहित में भारत की संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधिक शक्ति प्राप्त कर लेती है यदि इसके लिए एक संकल्प, एक रेजोल्यूशन, ठीक है, प्रश्न आपसे राज्य सूची के विषय पर संसद की कानून बनाने की शक्ति को लेकर पूछ रहा है। ठीक है, तो अगर इसके लिए एक रेजोल्यूशन लोकसभा अपनी संपूर्ण सदस्यता के साधारण बहुमत से पारित कर दे तो वो पास हो जाएगा। दूसरा, लोकसभा अपनी संपूर्ण सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित कर दे तो वो स्वीकार हो जाएगा। या राज्यसभा अपनी संपूर्ण सदस्यता के साधारण बहुमत से पारित कर ले तो वो स्वीकार हो जाएगा। ठीक है, या राज्यसभा द्वारा अपने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से उसे पारित कर दिया जाए तो वह स्वीकार्य हो जाएगा। ठीक है, देखिए यह प्रश्न आपसे संसद की राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति से सीधा सीधा संबंधित है। ठीक है, अब इसमें महत्वपूर्ण क्या है कि जब भी राज्य सूची के विषय पर कानून बनाना है तो इस संबंध में प्रस्ताव राज्यसभा के द्वारा लाया जाएगा। ठीक है, जब भी कभी राष्ट्रहित का विषय हो, अगर राज्यसभा अपने प्रस्ताव में यह घोषित करे कि यह राष्ट्रहित का विषय है और इस पर कानून बनाने की आवश्यकता है, ठीक है, प्रश्न में भी आपको राष्ट्रहित शब्द मिल गया। ठीक है, तो राष्ट्रहित के विषय पर अगर राज्य सूची पर कानून बनाने की आवश्यकता है तो यह प्रस्ताव सदैव राज्यसभा के द्वारा लाया जाएगा। ठीक है, जब राज्यसभा ऐसा प्रस्ताव लाती है तो इस प्रस्ताव को राज्यसभा से पास कराने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी। विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी और यहां पर इस विशेष बहुमत का तात्पर्य है कि जितने उपस्थित और मतदान करने वाले लोग हैं उनका कम से कम 2/3 मेजॉरिटी होना चाहिए। अगर यह है तभी यह प्रस्ताव राज्यसभा से पारित होगा। ठीक है, उसके बाद यह लोकसभा जाएगा और वहां से पारित कराना होगा।
इसके सिवा और कई मामले हैं जहां पर संसद और राज्यसभा के पास ये शक्ति है कि वे राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकें। जैसे कि आपने देखा, राष्ट्रहित के लिए राज्यसभा ऐसा कर सकती है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करवाने के लिए। ठीक है, इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं जो इंटरनेशनल ट्रीटी और एग्रीमेंट जो है उनको लागू करवाने के लिए भी राज्यसभा ऐसा प्रस्ताव ला सकती है और तभी राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकेगी। ठीक है, इसके सिवा अन्य तरीके भी हैं जिसमें राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है संसद। जैसे अगर 2 या 2 से अधिक राज्य ऐसी एप्लीकेशन दें, ऐसी प्रार्थना करें संसद से कि उसके लिए कानून बना दें। ठीक है, तो इसके सिवा एक तरीका यह भी है कि 2 या 2 से अधिक राज्य 2 या 2 से अधिक राज्य अगर ये मांग करते हैं कि राज्य सूची के विषय पर कानून बना दें, ठीक है, तो राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है कि अगर जिन राज्यों ने अप्लाई किया है यह कानून वहां लागू होना है। ठीक है, एक और मुद्दा है, अगर देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है, ठीक है, तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। ठीक है, लेकिन राज्यसभा वाला प्रस्ताव का जो मुद्दा है उसको ध्यान रखिएगा कि वह विशेष बहुमत से पारित करना होगा। और प्रश्न के हिसाब से अगर हम देखें तो राष्ट्रहित में यह प्रस्ताव अगर लाना है कि राज्यसभा के विषय पर कानून बनाना आवश्यक है तो यह प्रस्ताव सदैव राज्यसभा में ही आएगा पहले। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर डी होगा और सही उत्तर यही है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यह कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा में धन विधेयक को अस्वीकार करने या संशोधित करने की शक्ति निहित नहीं है। राज्यसभा में धन विधेयक को अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति नहीं निहित कर दी गई है। और दूसरा ये कह रहा है बिंदु कि राज्यसभा अनुदान मांगों पर मतदान नहीं कर सकती। और तीसरा, राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं हो सकती। ठीक है, राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं हो सकती। ठीक है, आपको बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं। ठीक है, उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं। तो पहला पॉइंट देखिएगा कि धन विधेयक को अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति नहीं है। देखिए, धन विधेयक एक विशेष विधेयक है जो अनुच्छेद 110 के अंतर्गत आता है, 110 के अंतर्गत आता है। और धन विधेयक ये कहता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इस संबंध में अंतिम और एकमात्र निर्णय जिसका होगा वो लोकसभा अध्यक्ष है। धन विधेयक को पारित करना और अन्य विधेयकों को पारित करने में थोड़ा सा अंतर है। अगर मान लीजिए कोई भी विधेयक धन विधेयक है, कोई भी विधेयक यदि धन विधेयक है और सबसे पहली बात है कि वो इंट्रोड्यूस लोकसभा में ही होगा, वो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं होगा, उसको राज्यसभा में ही लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा सर्वप्रथम। लोकसभा से जब यह विधेयक राज्यसभा में जाएगा, ठीक है, तो राज्यसभा के पास क्या ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है कि वो राज्यसभा इसको स्वीकार कर ले। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है कि राज्यसभा इसको अस्वीकार कर दे। तीसरा ऑप्शन है कि राज्यसभा इसको विदहोल्ड करे। और चौथा ऑप्शन है कि राज्यसभा इसको रिटर्न टू लोकसभा करे। ठीक है, तो हर समय और हर मामले में यही 4 ऑप्शंस होते हैं। लेकिन धन विधेयक के मामले में 14 दिन तक राज्यसभा क्या कर सकती है, केवल 14 दिन इसको होल्ड कर सकती है। अन्य कोई भी पावर उसके पास नहीं है। वो स्वीकार कर लेती है तो अच्छा है, वो नहीं स्वीकार करती है तो भी उसको स्वीकार ही माना जाएगा। 14 दिन तक कोई जवाब नहीं देती तो भी उसको स्वीकार ही माना जाएगा। और अगर वो रिटर्न करती है कि आप इसमें कुछ कंसिडरेशन कर लीजिए तो भी उसको स्वीकार ही माना जाएगा।
ठीक है। तो इन ऑल केसेस, कोई भी स्थिति क्यों ना हो, राज्यसभा धन विधेयक के मामले में एक ही पावर रखती है कि वो उसको मैक्सिमम 14 दिन तक होल्ड कर सकती है, बस। ना वो उसमें संशोधन कर सकती है, ना वो उसको अस्वीकार कर सकती है। उसका अस्वीकार करना, नहीं करना, विदहोल्ड करना, सब कुछ व्यर्थ है। 14 दिन के बाद वह अपने आप एक्सेप्टेड ही माना जाएगा। ठीक है। तो पहला पॉइंट जो है, जो ये कहता है कि राज्यसभा में धन विधेयक को अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति निहित नहीं है, तो यह पूर्णतः सही है। ठीक है। दूसरा, राज्यसभा अनुदान मांगों पर मतदान नहीं कर सकती। ठीक है। अनुदान मांग यानी कि डिमांड फॉर ग्रांट्स। अनुदान मांग को समझते हैं आप लोग। अनुदान मांग बेसिकली क्या है कि जो भी भारत सरकार पैसा मांग रही है अपनी योजनाओं के लिए, अपने खर्चों के लिए, ठीक है, वो है डिमांड, वो है मांग। ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं? डिमांड। तो जब ये डिमांड वोटेड हो जाती हैं तो इसको कहते हैं डिमांड फॉर ग्रांट। तो ये क्या बन जाएगी? अनुदान बन जाएगी। ठीक है। अब ये बन जाएगी ग्रांट। पहले ये क्या थी? केवल डिमांड थी। ठीक है। तो ये वाली जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया केवल और केवल, जब आप मेकिंग ऑफ बजट पढ़ते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा, यह वाली प्रक्रिया केवल और केवल लोकसभा में होती है। यह प्रक्रिया राज्यसभा में कभी नहीं होती। राज्यसभा को जो मांगे हैं उन पर वोटिंग का अधिकार नहीं दिया गया है। वे अनुदान मांगों पर मतदान नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से यह पॉइंट भी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है। राज्यसभा वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको आप बजट कहते हैं, इस पर चर्चा नहीं करती, चर्चा नहीं कर सकती। नहीं, यह गलत है। राज्यसभा जो बजट है उस पर चर्चा कर सकती है, और चर्चा करना ही उसका एकमात्र पावर है। वो वोटिंग नहीं कर सकती, क्योंकि अनुदान मांगों पर मतदान जो है वो बजट का ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। यहीं से सरकार को धन प्राप्त होगा। ठीक है। तो बिल्कुल वो चर्चा कर सकती है, चर्चा करने की पावर है राज्यसभा के पास। तो यह स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, तीसरा गलत है। तो आप इसमें बी पॉइंट को सही करेंगे, बी ऑप्शन को सही लगाएंगे। ठीक है। अगले प्रश्न पर आते हैं। जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक रेफर किया जाता है, निर्दिष्ट किया जाता है, तो इसे किसके द्वारा पारित किया जाना होता है? उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से, उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों की 3/4 बहुमत से, उपस्थित और 2/3 सदनों का 2/3 बहुमत, या सदनों का पूर्ण बहुमत। किस बहुमत से हम जो संयुक्त बैठक हो रही है उसमें किसी भी विधेयक को पारित करेंगे? ठीक है। तो पहली बात आप जो दिमाग में क्लियर रखेंगे कि जो भी संयुक्त बैठक हो रही है, जो भी सदन की जॉइंट सिटिंग हो रही है, वह संयुक्त बैठक सदैव जो है साधारण विधेयक पर होगी। ठीक है। जो ऑर्डिनरी बिल है, जो साधारण विधेयक है, केवल उस पर ही आप संयुक्त बैठक बुलाएंगे। धन विधेयक, वित्त विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं किया गया है। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 108 में सदनों की संयुक्त बैठक की चर्चा की गई है, और यह संयुक्त बैठक जो है उस स्थिति में बुलाई जाएगी जब दोनों सदनों के बीच में डेडलॉक की स्थिति हो गई हो, डेडलॉक की स्थिति बन गई हो, या गतिरोध की स्थिति बन गई हो। यह शब्द इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगर दोनों सदनों में डेडलॉक हो गया है और सरकार यह चाहती है कि विधेयक पारित कराया जाए,
तो वो ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस बुला सकती है। ज्वाइंट सिटिंग का जो बैठक बुलाने का अधिकार है, जो बैठक बुलाई जाएगी, तो बैठक बुलाने का अधिकार जो है ये राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति ही बुलाएंगे ज्वाइंट सिटिंग की बैठक। इसकी अध्यक्षता जो है वह सदैव लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। इसकी अध्यक्षता सदैव लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। और अगर लोकसभा अध्यक्ष उपलब्ध नहीं है तो लोकसभा के उपाध्यक्ष करेंगे। और यदि लोकसभा के उपाध्यक्ष भी उपलब्ध नहीं है तो, अगर लोकसभा के उपाध्यक्ष भी उपलब्ध नहीं है तो राज्यसभा के उपसभापति करेंगे। ठीक है, इसकी बैठक की अध्यक्षता ये करेंगे। ठीक है, और ये जो ज्वाइंट सिटिंग हो रही है, जो संयुक्त बैठक हो रही है, वो डेडलॉक की कंडीशन में ही हो रही है। ठीक है, अब डेडलॉक की कंडीशन को भी आपको समझना चाहिए। डेडलॉक होता क्या है वास्तव में? ठीक है, गतिरोध का मतलब क्या है? गतिरोध या डेडलॉक। ठीक है, तो जैसा कि मैंने अभी आपसे चर्चा करी कि एक हाउस आपका लोकसभा है, दूसरा हाउस आपका राज्यसभा है। विधेयक चाहे लोकसभा में आए तो वो राज्यसभा जाएगा, राज्यसभा में आया है तो लोकसभा जाएगा। इस एग्जाम्पल में हम मान लेते हैं कि विधेयक को लोकसभा से राज्यसभा भेजा गया है। ठीक है, सेम राज्यसभा के पास वही 4 ऑप्शंस हैं, एक्सेप्ट कर ले, रिजेक्ट कर दे, विदहोल्ड कर ले या रिटर्न कर दे विद सजेशंस। ठीक है, ये 4 ऑप्शंस राज्यसभा के पास हैं। ठीक है, ये चूंकि साधारण विधेयक है तो इसमें राज्यसभा मना भी कर सकती है, विदहोल्ड भी कर सकती है और रिटर्न भी कर सकती है। ठीक है, तो इन कंडीशंस में क्या होगा कि अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर उसने रिजेक्ट किया हुआ है या उसने 6 मंथ तक विदहोल्ड किया हुआ है, यानी कि 6 मंथ तक उसने कुछ भी रिप्लाई नहीं किया है, 6 महीने तक उसने ना पास किया है, ना रोका, ना मना किया है, कुछ नहीं किया है, 6 मंथ हो गए हैं, उसने विदहोल्ड कर रखा है, या फिर उसने कुछ अमेंडमेंट के साथ, कुछ सजेशन के साथ वापस भेजा है जो लोकसभा को मंजूर नहीं है। ठीक है, तो अगर ये 3 कंडीशंस हो रही हैं तो इन 3 कंडीशंस के बाद भी अगर लोकसभा ये चाहती है कि इस विधेयक को पारित कराया जाए, तब राष्ट्रपति उस विधेयक के लिए क्या करेंगे? एक संयुक्त बैठक बुलाएंगे सदन की। ठीक है, और सदन की संयुक्त बैठक जब बुलाई जाएगी तो उस सदन की संयुक्त बैठक में जो कोरम है, क्योंकि सदन की हर बैठक का कोरम होता है, जो कोरम है वो 1/10 ही रहेगा टोटल स्ट्रेंथ का। ठीक है, और यहां से चूंकि ये साधारण विधेयक ही तो है, ये ऑर्डिनरी बिल ही तो है, तो ये साधारण बहुमत से ही पारित कराया जाएगा। इसके लिए कोई विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होगी। तो मेरे ख्याल से आप ये बात समझ गए कि किस तरीके से यह विधेयक को लाया जाएगा और किस तरीके से पारित किया जाएगा। ठीक है, तो 65 में अगर आप देखें तो ए ऑप्शन कह रहा है उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत। तो ये सिंपल है, ए ही इसका करेक्ट आंसर होगा, ए ही इसका सही जवाब होगा। तो आप ए को मार्क कर दीजिए, बाकी क्वेश्चन आपका क्लियर है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न आपका यह कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में किसी राज्य की विधान परिषद का आकार उस राज्य की विधानसभा के आधे से अधिक बड़ी हो सकती है। ठीक है, मतलब विधानसभा के आधे से ज्यादा बड़ी हो सकती है विधान परिषद की स्ट्रेंथ, सदस्य संख्या। ठीक, दूसरा पॉइंट यह कह रहा है कि किसी भी राज्य का राज्यपाल उस राज्य की विधान परिषद के सभापति को नाम निर्देशित कर सकता है। ठीक है, मतलब अपॉइंट कर सकता है। ठीक है, तो देखिए
आपका जो ये प्रश्न है वो उसके अंतर्गत समझिएगा, यह चीज़ संविधान के आर्टिकल में बिल्कुल क्लियर लिखी हुई है। आर्टिकल 171 के अंतर्गत अनुच्छेद 171 के अंतर्गत यह बात साफ साफ कही गई है कि जब भी किसी भी प्रांत में विधान परिषद का गठन होगा तो विधान परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या, जो विधान परिषद है इसकी अधिकतम सदस्य संख्या क्या होगी? विधानसभा की कुल सदस्य संख्या, विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से कम होगी, 1/3 से कम होगी, यानी अधिकतम ये जो है 1/3 तक हो सकती है, 1/3 से अधिक नहीं होगी। ठीक है, तो अगर 100 विधायक हैं तो आपको अधिकतम 33 विधान परिषद में सदस्य रखने की आजादी है। ठीक है, लेकिन इसी के साथ एक और कंडीशन भी है इसी अनुच्छेद के अंतर्गत कि विधान परिषद की जो न्यूनतम सदस्य संख्या है वह 40 से कम नहीं होनी चाहिए। तो मतलब न्यूनतम 40 दी गई है, न्यूनतम सदस्य कितने होंगे? 40 होंगे, और अधिकतम कितने होंगे? विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के 1/3। ठीक है, तो ये स्ट्रेंथ दी गई है। तो अगर प्रश्न यह कह रहा है कि आधे से अधिक होने चाहिए तो यह पॉइंट तो आपका गलत हो जाता है। ठीक है, ओके, ठीक है। दूसरा, किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य की विधानसभा के सभापति को नाम निर्देशित कर सकता है। ठीक है, देखिए जो विधान परिषद है उसके संबंध में अनुच्छेद बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अनुच्छेद बिल्कुल क्लियर है। अनुच्छेद 182 182 जो है वो स्पष्ट रूप से कहता है कि जब भी विधान परिषद का गठन होगा इसके सदस्य अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव स्वयं करेंगे। ठीक है, तो वास्तव में इसके जो सभापति और उपसभापति होते हैं वे सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं और सदस्यों में से ही चुने जाते हैं। ठीक है, इनको कोई और नहीं चुनता है, ये चुने जाएंगे अपने सदस्यों में से ही। ठीक है, तो इसलिए यह कि राज्यसभा उनको राज्यपाल उनके नाम को निर्देशित करता है, यह सही नहीं है। ठीक है, तो पहला पॉइंट भी गलत है और दूसरा पॉइंट भी आपका गलत है। तो आप देखिए इसमें क्या ऑप्शन है। पहला ऑप्शन 1 2 दोनों, डी ना तो 1 ना तो 2, डी ऑप्शन ही इसका सही ऑप्शन है, डी ही इसका सही जवाब है। तो आज जिन प्रश्नों पर हम लोगों ने चर्चा की है उन प्रश्नों को आप ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, प्लस जिन पहलुओं के साथ हमने पॉइंट्स को समझाने का प्रयास किया है, आप भी जब भी कभी प्रश्न लगाएं तो उस तरीके से ही, इसी पद्धति से आप विभिन्न पहलुओं को सोच करके सही ऑप्शन लगाएं। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।